नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देव ITI टीम पर। फ्रेंड्स, आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक चैप्टर है ऊष्मा एवं तापमान, हीट एंड टेम्परेचर, उसके कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो निम्न पैटर्न पर आधारित है और पीछे जो हमारी ऑनलाइन परीक्षाएं हुई थी उनमें आए थे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, तापमान को संदर्भ करता है। तापमान को संदर्भ करता है, तो इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर हमारा होगा बी। यह ऊष्मा की अवस्था बताता है। जैसे ऊष्मा की दो अवस्थाएं होती है, ठंडी या गर्म। ठीक है, ये ऊष्मा की स्थिति बताता है कि जैसे कोई वस्तु है वो ठंडी है या गर्म है। उसको छूने से हम पता कर सकते हैं वो ठंडी है या गर्म है, जिससे हमें पता चलता है इसका टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, यदि गर्म है तो टेम्परेचर अधिक होगा और यदि ठंडी है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, और इसका आंसर हमारा होगा ऊष्मा की एसआई इकाई जूल होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऊष्मा को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे दो ऑप्शन है, थर्मामीटर और पायरोमीटर। इन दोनों का उपयोग हम टेम्परेचर या तापमान मापने के लिए करते हैं। और चौथा जो हमारा ऑप्शन है बैरोमीटर, इससे अपन वायुमंडलीय दबाव मापते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा, ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, कैलोरी। अर्थात 1 ग्राम पानी को यदि अपन 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसके लिए जो ऊष्मा हमें चाहिए होती है वो उसे अपन बोलते हैं 1 कैलोरी। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। तो हमारे ऑप्शन है 4, 3, 2 और 1। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 1 होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, किस प्रकार की ऊष्मा को भौतिक अवस्था बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है। इसमें हमारे जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हमारा गुप्त ऊष्मा, दूसरा है सेंसेबल ऊष्मा, तीसरा है विशिष्ट ऊष्मा और चौथा है स्टीम की गुप्त ऊष्मा। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेंसेबल हीट, जिसे हिंदी में अपन बोलते हैं संवेद ऊष्मा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक या इसे क्वथनांक को अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का जो उबाल बिंदु होता है वो कितना होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 112 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अर्थात केल्विन पैमाना जो होता है उसमें फ़ारेनहाइट पैमाना जो होता है उसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब यहां पर एक नाम आया फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे अपन बोलते हैं जमाव बिंदु। फ्रीजिंग पॉइंट, तो हमें पूछा गया है केल्विन पैमाने में पानी का जो जमाव बिंदु होता है वो कितना होता है। तो इसका जो हमारा आंसर होता है वो होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री केल्विन। और 373 डिग्री केल्विन जो होता है वो इसका होता है उबाल बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9 R/4 और K-273/5। अब देखिए इसमें हमें कौन कौन सी चीजें दी गई है। एक तो सेंटीग्रेड पैमाने में मान दिया गया है और दूसरा उसे बदलना किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो हमें जो चीजें दी गई है अपन उन्हीं चीजों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र में अपन उपयोग करेंगे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का। तो हल करने के लिए देखिए हमें यहाँ पर सेंटीग्रेड पैमाने में मान दिया गया है 45 डिग्री। तो C की जगह अपन क्या लिख देंगे 45 भाग में हमारे कितना है 5, F की जगह F -32 और बटे 9। ठीक है, अब अपन इसको हल करते हैं। तो 45 को 5 से काटते हैं तो भाग जाता है इसमें 9 बार। ठीक है, यहां पर हो गया F -32/9। अब इनका क्या करवाते हैं, वज्र गुणा करवाते हैं। तो 9 को 9 से गुणा करवाएंगे 81 F -32 यहां पर रह गया। अब देखिए ये 32 इधर माइनस में है और इधर जाने के पश्चात किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो F बराबर 81 + 32। यहां से हमारा जो आंसर आएगा इन दोनों को जोड़ने के पश्चात वो आएगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। अर्थात डिग्री सेंटीग्रेड में 45 डिग्री सेंटीग्रेड मान है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर उसका मान होगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं। अर्थात हमें बताना है कि एक तो फ़ारेनहाइट पैमाना है और दूसरा सेंटीग्रेड पैमाना है, वो ऐसी कौन सी रीडिंग है जिस पर दोनों समान मान दर्शाते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है -38 डिग्री सेंटीग्रेड, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है -273 डिग्री केल्विन को -273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। तो इसी सूत्र का अपन एक बार फिर से उपयोग करते हैं। इसमें हमें बताया गया है 273 डिग्री सेंटीग्रेड -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो C/5 का उपयोग करते हैं। C का मान हमें दिया गया है बराबर। अब दूसरा हमें पूछा किसमें गया है, केल्विन स्केल में पूछा गया है। तो केल्विन का मान यहां से अपन ये लेते हैं तो यहां से हो जाएगा K-273/5। अब 5 से 5 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा -273 डिग्री बराबर K-273। अब हमें केल्विन स्केल में मान पता करना है। तो इधर जो संख्या माइनस में है इधर किस में आ जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पर मान होगा -273 डिग्री या -273 और ये इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो +273 और बराबर के। यह संख्या माइनस की है, यह संख्या प्लस की है और यहां से इन दोनों को जोड़ने या घटाने के पश्चात या इनको हल करने के पश्चात जो हमारा मान आएगा वो कितना आएगा, 0। अर्थात केल्विन पैमाने पर जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री केल्विन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है। इस बार हमें मान किस में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में दिया गया 20 डिग्री फ़ारेनहाइट और हमें बदलना किस में, सेंटीग्रेड में बदलना है अर्थात C। तो यहां पर अपन जो सूत्र अपन काम में लेंगे वो यही होगा C/5 F -32/9। तो यहां से हमारा जो मान होगा वो होगा C/5 F -32/9। अब इसमें अपन मान पुट करते हैं। तो F का मान हमें दिया गया तो F का मान अपन यहाँ पे पुट करते हैं। तो C/5 बराबर 20 -32 और बटे 9। ठीक है, अब अपन यहाँ से इन दोनों को वज्र गुणा करवाएंगे। तो 9 को C से गुणा करवाएंगे, हमारा यहाँ से मान आएगा 9C
इसके बाद 5 को 20 से गुणा करवाएंगे, यहाँ पर मान आएगा 100, बीच में माइनस है तो माइनस, और 32 को 5 से गुणा करवाएंगे तो यहाँ से आएगा 160। अब देखिए इन दोनों को माइनस करते हैं तो 9c बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, -60। अब c का मान हमें ज्ञात करना है तो इधर जो संख्या गुणा में वो इधर जाने के पश्चात किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो c बराबर -60/9, और इन दोनों को यदि अपन हल करते हैं तो हल करने के पश्चात हमारा जो मान आएगा वो आएगा -6.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अपन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारा जो आंसर होगा वो देखिए 6.3 है, 6.4, 6.5 और 6.67। तो यहां से जो हमारा आंसर होगा वो होगा -6.67। देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताया गया है या पूछा गया है वो अधिकतम तापमान जो मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। तो हमें बताना है मर्करी थर्मामीटर द्वारा अपन अधिकतम कितना तापमान माप सकते हैं। ऑप्शन हमारा है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री, 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां से हमारा जो आंसर होगा वो होगा 300 डिग्री। अधिकतम जो तापमान माप सकते हैं वो कितना होगा, 300 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हमें यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है, उसके बारे में पूछा गया है कि तापमान मापने के उपकरण का नाम क्या है। हमें इस उपकरण का नाम बताना है कि इस उपकरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है वेपर प्रेशर थर्मामीटर, दूसरा है बाईमेटेलिक थर्मामीटर, तीसरा है रेडिएशन पायरोमीटर और चौथा है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। तो यहां से हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। यह जो चित्र है यह प्रदर्शित करता है बाईमेटेलिक थर्मामीटर को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमें मान दिया गया है, देखिए 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मापने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो करते हैं रेडिएशन पायरोमीटर का। हमारा जो आंसर है वो क्या है, रेडिएशन पायरोमीटर। इसके पश्चात हमारे पास 3 ऑप्शन और है, या अपन बात करें तो हमारा दूसरा है थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मापता है। और जो रेडिएशन पायरोमीटर या अपन इसका दूसरा नाम बोले तो ऑप्टिकल पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, ये जो टेम्परेचर मापता है वो टेम्परेचर होता है -600 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ये मापता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। फिजिकल कंटेंट, किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारे पास है कंडक्शन, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है कन्वेक्शन, तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो रेडिएशन, और चौथा जो ऑप्शन हमारे पास है वो है रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर हमारा जो आंसर होगा वो होगा कंडक्शन। क्या होगा, कंडक्शन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं चालन। ये ऊष्मा संचरण की हमारे पास 3 विधियां होती है। ये 3 विधियां कौन कौन सी होती है वो देखिए। पहली जो विधि होती है वो होती है चालन विधि, दूसरी जो विधि होती है वो होती है संवहन विधि, जिसे कन्वेक्शन भी बोलते हैं। तीसरी जो विधि होती है वो होती है विकिरण विधि, जिसे रेडिएशन भी बोलते हैं। तो देखिए चालन विधि के द्वारा जो ऊष्मा का संचरण होता है वो होता है ठोस पदार्थों में। ठीक है, ठोस पदार्थों में अणु जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक है, और उसमें होता है जैसे पहला अणु है वो गर्म होता है, उसके पश्चात दूसरा अणु है वो गर्म होता है। ठीक, उसके पश्चात उसके पास जो तीसरा
अणु है वो गर्म होता है। और इसी प्रकार एक जैसे अपन लोहे की छड़ को मान ले तो लोहे की जैसे छड़ होती है उस छड़ में ऐसे अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं। यहाँ से यदि अपन इसको गर्म करना शुरू करें तो यहाँ अंत तक ये क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, अर्थात एक अणु गर्म होकर उष्मा दूसरे अणु तक पहुंच जाता है। दूसरी हमारे पास जो संवहन विधि होती है, संवहन विधि होती है द्रव पदार्थों में, या संवहन विधि द्वारा उष्मा का जो संचरण होता है वो द्रव पदार्थों में होता है। जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं, बीकर में पानी को गर्म करते हैं तो पानी पेंदे से गर्म होते हुए ऊपर की तरफ जाता है, या पानी के जो अणु होते हैं वो सबसे पहले जो होते हैं नीचे के अणु गर्म होते हैं और गर्म होने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और ऊपर की सतह पर आ जाते हैं। और जो जगह यहाँ पर बच जाती है उसमें जो ठंडे अणु होते हैं वो आते रहते हैं और इसी प्रकार धीरे धीरे जो है पानी गर्म हो जाता है। और तीसरी जो है विकिरण विधि, विकिरण विधि को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यह अंतरिक्ष से हमारे तक सीधे पहुंचती है। जैसे यदि अपन बात करें सूर्य की, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो अंतरिक्ष से सीधे ही हमारे तक पहुंचती है। ठीक है, अब इसी कड़ी में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस प्रकार का उष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी बीकर की, जैसे अपन इसमें क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो सबसे पहले जो पेंदे के अणु होते हैं या पेंदे के पास जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं। गर्म होने के पश्चात हल्के हो जाते हैं और ऊपर की ओर चले जाते हैं, अर्थात इनका जो प्रवाह हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, और जो ठंडे अणु है या भारी अणु है वो इनकी जगह ले लेते हैं और इसी तरह ये क्या होते हैं, सभी अणु गर्म हो जाते हैं और पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इसमें हमें पूछा गया है किस प्रकार का उष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कन्वेक्शन, कन्वेक्शन या संवहन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उष्मा संचरण की रेडिएशन विधि कौन सी है। रेडिएशन विधि का यहां पर जिक्र किया गया, रेडिएशन विधि, और रेडिएशन विधि को अपन बोलते हैं विकिरण विधि, विकिरण विधि। अब यहां पर अपन ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक लोहे की रोड को उसके एक सिरे से गर्म किया जाता है और दूसरे सिरे तक उष्मा संचार किया जाता है। तो ये कौन सी विधि हो गई, चालन विधि, ठोस पदार्थों में। दूसरा है पानी गर्म करने पर ठंडा पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है, द्रव पदार्थों में हो रहा है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, संवहन विधि। ठीक है, तीसरा हमारा जो ऑप्शन है वो है गैसों को गर्म करने पर उष्मा का संचार वातावरण में होता है। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, गर्म। अब चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो देखिए क्या है, सूर्य से उष्मा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है, या हम तक पहुंचती है या पृथ्वी तक पहुंचती है, तो अंतरिक्ष के माध्यम के द्वारा होते हुए हमारे पास आती है। तो इसका जो आंसर है पूछा गया उष्मा का संचरण रेडिएशन विधि, विकिरण विधि द्वारा होता है, तो वो किस में होता है, डी। ठीक है, सूर्य द्वारा, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल भी देखा था पीछे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है, गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है रेखीय प्रसार, पहला ऑप्शन है रेखीय प्रसार। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है उसे बोलते हैं सुपरफिशियल प्रसार। तीसरा जो है उसे बोलते हैं घनीय प्रसार, और चौथा है वो है क्षेत्रीय प्रसार। तो हमें जो आंसर बताना है वो बताना है यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा रेखीय प्रसार, अर्थात एक लंबी रेखा में वो क्या होता है, उसका प्रसार होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है तापमान में प्रति डिग्री मूल इकाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है घर्षण गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, सुपरफिशियल प्रसार गुणांक, और चौथा है घनीय प्रसार गुणांक। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा रेखीय प्रसार
गुणांक। तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रेखीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या है? तो देखिए हमारे पास जो रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई होती है वो होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 2x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन हमारे पास है घर्षण गुणांक, दूसरा है रेखीय प्रसार गुणांक, तीसरा है सुपरफिशियल प्रसार गुणांक और चौथा है घनीय प्रसार गुणांक। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सुपरफिशियल प्रसार गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 3x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? 3x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है घर्षण गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, सुपरफिशियल प्रसार गुणांक और घनीय प्रसार गुणांक। तो तीन गुणांक यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या जाएगा? घनीय प्रसार गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो हमारे पास है वो है, यदि एक रोड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है, तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। तो रेखीय प्रसार गुणांक का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा बराबर L2 माइनस L1 भाग L1 इंटू T2 माइनस T1। ये जो होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का क्या है? फॉर्मूला है। रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला है, जिसे प्रदर्शित किससे करते हैं? अल्फा से करते हैं। अब क्वेश्चन में देखिए, अपन यहां से पता करेंगे L2 क्या है, L1 क्या है, T2 क्या है, T1 क्या है। तो L1 देखिए क्या है? L1 प्रारंभिक लंबाई। L1 क्या है? प्रारंभिक लंबाई। तो रोड की जो प्रारंभिक लंबाई थी वो हमारे पास कितनी थी? 100 मीटर थी। तो L1 का मान हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा? 100 मीटर। दूसरी है L2 अंतिम लंबाई। अंतिम लंबाई हमारे पास देखिए क्वेश्चन में कितनी है? 100.14 मीटर। तो 100.14 मीटर। अब T1 प्रारंभिक तापमान हमारे पास देखिए कितना है? 20 डिग्री। तो यहां से अपन लिख देंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और T2 क्या है? अंतिम तापमान है, तो T2 का मान हमारे पास यहां पर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन यहां से कितना लिख देंगे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां से अपन क्या करते हैं? सबसे पहले L2 और L2 माइनस L1 का मान ज्ञात करते हैं, फिर T2 माइनस T1 का मान ज्ञात करते हैं और उसके पश्चात सभी मानों को अपन क्या कर देंगे? फॉर्मूला इंपुट कर देते हैं। तो यहां पर अपन लिखते हैं L2 माइनस L1। तो L2 हमारा कितना है? 100.14 माइनस 100। तो यहां से जो हमारा आंसर आता है वो कितना आएगा? 0.14। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1। अब T2 माइनस T1 ज्ञात करते हैं। T2 हमारा कितना है? 100। तो ये 100 डिग्री माइनस T1 कितना है? 20। तो ये 20 बराबर कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? फॉर्मूले में मान पुट करते हैं। तो L2 माइनस L1 हमें लिखना है सबसे पहले। तो यहां से कितना है? 0.14 है, तो अपन यहां से मान लिखते हैं 0.14 भाग में
कितना लिखना है, L1, L1 का मान हमारे पास कितना है 100, तो यहां से कितना लिख देंगे 100 इंटू T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 हमारे पास कितना है 80, तो यहां से अपन क्या लिखते हैं 80 लिख देते हैं। हल करेंगे तो हमारा मान जो है वो हो जाएगा 0.14, और इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। एक बार फिर इसको अपन हल करते हैं तो 0.14 यहां से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, तो 14 और भाग में इसके कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे, और इन दोनों के भाग में जो है वो कितने हैं 8000 है। अब देखिए इस तरह कंडीशन बनने पर अपन क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर गुणा करवाते हैं। यहाँ पर गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा मान आ जाएगा 14/100 इंटू 8000, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करवाएंगे अपन तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 14 और भाग में कितना हो जाएगा 8000, तो ये था, और 2 0 ये आ जाएगा, ठीक है। या अब इन दोनों को कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करने के पश्चात जो हमारे पास मान आएगा वो कितना आएगा, या 14 के अंदर अपन 8 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 1.75 आएगा, ठीक है। और हमारे पास इसको हल करने का जैसे दूसरा तरीका है उससे करेंगे तो 14/8 इंटू ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, इतना जो मान है उसको ऊपर प्रदर्शित करते हैं, तो क्या करते हैं भाग में जो मान है उसको ऊपर ले जाने पर वो मान क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से जो मान आएगा वो आएगा 10 की पावर -5, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 1.75 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो अपन ऑप्शन में देखते हैं, देखिए 1.75 इंटू 10 की पावर -4, 1.75 इंटू 10 की पावर -5, यहाँ पर -6 और यहाँ पर 10 की पावर -7, तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 1.75 इंटू 10 की पावर -5। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर, इसके अंदर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं वो है सेंसेबल हीट, गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा का मिश्रण। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।